जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। केवल एक वीडियो होगा, ये एक मैराथन वीडियो होगा जिसमें लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पैसेज मिलेगा, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। तो ये जो इंटरनेट है ये पूरी दुनिया को क्या कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसी जो है समस्याएं जो है इंटरनेट के कारण क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है। इंटरनेट को किस रूप में वर्णित किया गया है आपको बतानी है। तो इंटरनेट को ज्ञान के भंडार के रूप में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है। तो कौन सी शर्त पर, अगर इसका उपयोग साझेदारी और सावधानी से किया जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है और इसको भी आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे कहा गया है आपका कि पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे भारत की पहचान को भिन्नता में एकता से जोड़ा गया है। पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है, ये आपको बतानी है। तो ये आपसी मेलजोल और भाईचारे से क्या होता है, जलता है, ठीक है। पद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात कही गई है। कौन सी झगड़ों से, जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि नई मिसाल बनाएं, पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस पंक्ति से प्रेरणा प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार का माध्यम माना जाता है। तो रेडियो को श्रव्य माध्यम माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंट मीडिया का उदाहरण है आपको बतानी है। तो यहाँ पर प्रिंट मीडिया का आपको उदाहरण देना है। तो जो समाचार पत्र होता है वो प्रिंट मीडिया का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व होता है। तो जनसंचार में फीडबैक का संदेश समझने में मदद करता है, संदेश के प्रभाव का आकलन करता है, दर्शकों की राय प्राप्त करता है। तो उपरोक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। तो यहाँ पर जो इंटरनेट है वो जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोगों को सूचना प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता करता है और लोगों की राय विचारधारा को प्रभावित करता है। तो उपरोक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है। तो सत्य निष्पक्षता का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य होता है। तो ये मनोरंजन और जीवन शैली की खबरों को दिखाता है। खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या होता है। तो खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य गुप्त महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना होता है। टीवी और रेडियो पत्रकारिता की किस श्रेणी में रखा जाता है। तो टीवी और रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन है आपको बताना है। तो हम लोग, कौन है, हम लोग है। नेक्स्ट है कि इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ लेना है। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदने का सोचा होगा आपको बताना है। तो ये सोचा होगा दादी के हाथ जलने से बचाने के लिए। हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने में क्या समस्या थी। तो खिलौने में कोई काम नहीं बनता है, ये उसकी समस्या थी। गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया। तो देखिए, रोटियां तवे से उतारने में यह मदद करेगा, चूल्हे को साफ करने में उपयोग होगा एंड आग मांगने वालों को आग देने में भी उपयोगी होगा। तो इसलिए उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता जो है वो कौन है, ठीक है। अब इसके रचयिता का नाम बताना है। तो प्रेमचंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोपहर का भोजन कहानी मूलतः जो है किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्न मध्य वर्ग का करता है। टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग्य किया है। आस्थाओं के बाजारीकरण पर व्यंग्य किया है। चमेली के बेटे का नाम क्या था आपको बतानी है। तो चमेली के बेटे का नाम बसंता था। काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की है। तो काला शुक्रवार पुस्तक की रचना की है सुधा अरोड़ा ने।
खानाबदोश कहानी का लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो खानाबदोश कहानी का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है? तो ये हिमालय को कहा गया है। मकबूल ने ऑयल कलर ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेच दी? तो इसने जो किताब बेची थी इतिहास और भूगोल की। आवारा मसीहा का लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो आवारा मसीहा का लेखक विष्णु प्रभाकर है। पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था? तो पतंगबाजी में शरद का जो मित्र था वो था आपका राजू। फिर से इस पद्यांश को पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर करके देना है, ठीक है। जैसे कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की है ये आपको बतानी है। तो धार्मिक भेदभाव और पाखंड की आलोचना की है। हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? तो ये वैश्या के पैरों तले सोते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदुतन की हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है? तो इसमें संदेश है समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। सूरदास के गुरु का नाम क्या है आपको बतानी है। तो वल्लभाचार्य। हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सुमित्रानंद पंत किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये जो काव्यधारा है ये जो है छायावादी काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यामा के लिए। मगध में कौन हस्तक्षेप करता है? तो मगध में मुर्दा जो है वो हस्तक्षेप करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर से आपको यहाँ पर एक पैसेज को पढ़ना होगा। ये छोटा सा पैसेज इसको पढ़ लीजिए और इसके लिए आपको यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप पढ़ पाएँ। हम डायरेक्ट सवाल जवाब में आते हैं। पहला सवाल है उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जब आप इसको पढ़ोगे तो इसके शीर्षक आपको पता चलेगा कि पुरुषार्थ के बारे में है और इसका टाइटल पुरुषार्थ ही होगा। किस वाक्य से ये अर्थ निकलता है कि क्रमानुसार ही फल मिलेगा? कर्म के अनुसार फल मिलेगा, जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही मिलेगा, ठीक है। इससे हमें समझ में आता है। अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है आपको ये बतानी है। तो अनुच्छेद में पुरुषार्थ करने का संदेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। संकल्प शक्ति में कौन सा समास है? संकल्प शक्ति में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर पद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि इन पंक्तियों के कवि ने किस चीज़ की चर्चा की है? तो इस पंक्ति में कवि ने जाति भेद की चर्चा की है। कौन केवल जाति जाति रटते हैं? तो पाखंडी लोग जो होते हैं वो केवल जाति जाति रटते हैं। सबसे उपयुक्त शीर्षक आपको चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जाति। मैं क्या जानूँ जाति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो प्रश्न अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि छापाखाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? तो ये हो जाएगा 1556 में गोवा में। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम बताना है। तो हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला जो समाचार पत्र है वो है आपका उदंत मातृदंड, ठीक है। समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है? तो समाचार में 6 प्रकार के ककारों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन यानी कि समापन भवदीय का प्रयोग होता है? तो औपचारिक में। समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। ये होती है संपादकीय लेखन में। किसी एक पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका आलेख। नेक्स्ट है संचार अनुभवों की साझेदारी है। किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? ते विलंबर शैर्म का कथन है। प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो ये श्रेय किसके पास है? गुटेनबर्ग के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रण ध्वनि दृश्य फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका इंटरनेट। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ पद्यांश से इसको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। प्रस्तुत पंक्तियों के जो कवि हैं इसके कवि का नाम आपको बताना था। कवि कौन हो जाएंगे? तो सूरदास,
ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों का केंद्र में क्या है, तो केंद्र में है वात्सल्य। यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है ये आपको बतानी है। तो यहाँ कृष्ण बलराम के बीच संवाद नहीं, कृष्ण और सुदामा के बीच संवाद हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित है आपको ये बतानी है। तो ये पंक्तियाँ ब्रज भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में। कबीरदास किस काल के कवि हैं आपको ये बतानी है। तो कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं। देव की रचना हंसी की चोट का छंद है। सवैया का है, किसका है, सवैया का है। घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या का सामना कराती है। तो गरीबी से संघर्षित परिवार की समस्या से, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जाग तुझको दूर जाना कविता का क्या प्रेरणा देती है। तो मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाने की प्रेरणा देती है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती है। तो इनमें से सभी होगा। बादल को घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है। तो कालिदास का जिक्र हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसमें फिर क्या आपको क्या करना है, पद्यांश को पढ़ना है। जो पद्यांश आपको दिया गया इसको पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है आपको बतानी है। तो ये ईदगाह से लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है। तो इसमें जो वर्णन किया गया है ईद के नमाज का किया गया है। सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। तो सिजदा शब्द का अर्थ है नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की जो क्रिया होती है उसको सिजदा बोलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक जो है वो कौन है। तो प्रेमचंद है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का आपको चयन करना है। दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ किस ऋतु का वर्णन है। तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया है। तो ये आस्थाओं के बाजारीकरण पर व्यवहार किया है। गूंगे कहानी के लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है। तो संवेदनहीन लोगों को। खानाबदोश किस विद्या की रचना है। अभी जो खानाबदोश है ये कहानी है। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान, बेटा सत्य धर्मी हो वो परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में ये किन की अवधारणा है। तो आपको बतानी है। तो ये ज्योतिबा बाई फुले की अवधारणा है, ठीक है। आइए, हुसैन की कहानी अपनी जबानी किस विद्या की रचना है आपको बताना है। तो ये आत्मकथा है। अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जबानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन है आपको बताना है। तो बचपन और युवा अवस्था का वर्णन है। विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था। आने वाले शिक्षक का नाम अक्षय पंडित था। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं और वायरल क्वेश्चन हैं आपको मैं व्हाट्सअप चैनल पे उपलब्ध करवा रहा हूँ। उस व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के पहले तक जितने भी इंपॉर्टेंट्स और VVI सवाल होते हैं सारे वहाँ पर फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से उसको जाकर ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।